आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना नया टॉपिक एसिडिक कैरेक्टर। ये हमारे पास सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम देखना स्टार्ट करते हैं कि सर आखिरकार हमारे पास डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग एसिड की डेफिनेशन समझेंगे और डेफिनेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको मैं एक तरफ इकट्ठा करूंगा और फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो हमारे पास थी अर्हेनियस थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस एसिड क्या होता है इसको हमें जानना है। फिर इसके बाद दूसरी थ्योरी थी लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। तो ऐसे करके हम तीन थ्योरी से अपनी एसिड की डेफिनेशन लेके आएंगे। सबसे पहले हमारे पास अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस क्या होता है। एसिड वह स्पीसीज होती है जहां से क्या होता है H+ आयन मिलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बेस वह स्पीसीज होती है जहां से क्या मिलते हैं OH- आयन मिलते हैं। अर्हेनियस थ्योरी की जो भी बातें थी वो सारी की सारी बातें कहाँ थी, एक्वस मीडियम में सारी बातें थी। और ये आपको सबसे पहले से अच्छे से पता है। यहाँ पर जस्ट आपको डेफिनेशन इकट्ठी करवा रहा हूँ, चीजों को याद करवा रहा हूँ। देखो, जो दूसरी डेफिनेशन थी वो क्या थी, लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी क्या था, तो एक्चुअली इनका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था वो प्रोटॉन से संबंधित था। इन्होंने कहा था एसिड वह स्पीसीज होती है जो क्या होती है, प्रोटॉन डोनर होती है। प्रोटॉन का मतलब ही H+ एक तरीके से बोल सकते हो आप, प्रोटॉन डोनर लिख देता हूं मैं यहाँ पर। और बेस वह स्पीसीज होती है जो क्या होती है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो आज के बाद कोई भी कभी प्रोटॉन अगर डोनेट करेगा तो क्या होगा, बोलिए, प्रोटॉन अगर डोनेट करेगा तो एसिड होगा, और अगर प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो बेस होगा। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन आ चुकी हैं। अब जो तीसरी डेफिनेशन थी वो थी हमारे पास लेविस थ्योरी, और जो कि फेमस थ्योरी है। ये आपने तीनों ही डेफिनेशन इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के दौरान। लेविस थ्योरी की जो सारी बातें वो किस पर डिपेंड करती हैं, लोन पेयर पर डिपेंड करती थी। वो ये बोलते थे यदि कोई लोन पेयर डोनर है, यदि कोई लोन पेयर, सीधे लिख देता हूँ, डोनर है, और यदि कोई लोन पेयर एक्सेप्टर है। यदि कोई लोन पेयर डोनर है तो उसको हम कहते हैं बेस, और यदि कोई लोन पेयर एक्सेप्टर है तो उसको कहते हैं हम एसिड। और यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ये तीनों ही डेफिनेशंस आ चुकी हैं। देखो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि डेफिनेशंस क्या क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी डेफिनेशन को यूज करके हम अपने आगे आने वाले समय में एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, हम लोग जो ज्यादातर यूज करेंगे वो यूज करेंगे लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। अब यूज कैसे करेंगे, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले एक बात समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस। देखो क्या होता है, मैं अगर आपसे एग्जांपल लेता हूँ, मेरे सामने यहाँ क्या है, HCl है, और यहाँ पर क्या है, H2O है। अब मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा, मतलब कौन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और कौन प्रोटॉन डोनेट करेगा। देखो, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर है तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, और यहाँ पर क्या है, H+ है तो ये H+ की तरफ जाएगा। मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो कम की तरफ जाती है। तो यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन होगी, और रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा H3O+ प्लस Cl-, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अब देखो, यहां पर H+ क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। तो हमें पता है जो प्रोटॉन डोनर होता है उसको क्या कहते हैं, हम एसिड कहते हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है उसको क्या कहते हैं, हम बेस कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा, इस HCl से Cl- बना है, मतलब इसका क्या बना है, एसिड है, और इससे H3+ बना है। तो हम एक बात कह सकते हैं, इस एसिड का ये जो है ये कॉन्जुगेट बेस है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉन्जुगेट बेस, और इस बेस का ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। तो यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेट एसिड बेस का। मतलब हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। अगर आपको थोड़ा फ्लो ऑफ मूवमेंट दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा। देखो, इस बार Cl- पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यहां से ये H+ एक्सेप्ट करेगा। अब जो H+ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसी को तो बेस कहते हैं। अगर H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसको बेस कहेंगे, और ये अगर डोनेट कर रहा है इसको एसिड कहेंगे। तो सिंपल सा फंडा यही है। तो आज के बाद हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो एसिड होते हैं वो अपना H+ निकाल कर क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, कॉन्जुगेट बेस। और जो बेस होते हैं वो H+ खाकर क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं।
तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आखिरकार कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है। 3 डेफिनेशन हो गई, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उन क्वेश्चंस में आपको करवाता हूँ कि किसका कॉन्जुगेट बेस क्या है और कॉन्जुगेट एसिड क्या है। अब हम इन क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपने कॉन्जुगेट एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को समझना। देखो, आपसे सबसे पहले बोला राइट कॉन्जुगेट बेस, तो आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है इस कॉन्जुगेट बेस पर। हमेशा एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो मतलब वो जो गिवन कंपाउंड होगा वो किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा होगा। और अगर आपको एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, H+ को रिमूव करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर मुझे इन सभी के कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए मुझे इन सब में क्या करना पड़ेगा, H+ को रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले बात आपको यही समझनी है कि कॉन्जुगेट बेस कब बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगा, ये सारी बातें, क्योंकि बहुत ही बेसिक बातें हैं लेकिन यहीं पर हमें कभी कभी बहुत बड़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो जब हम इन सभी स्पीसीज से H+ निकालेंगे तो इससे H2O से H+ निकालोगे तो पहले ये न्यूट्रल स्पीसीज है, तो H+ निकालने के बाद ये बन जाएगी OH-। जब किसी न्यूट्रल स्पीसीज से पॉजिटिव चार्ज निकालोगे तो वो नेगेटिव बनेगा, ताकि अगर आप इन दोनों को वापस मिलाओ तो वो न्यूट्रल मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। NH3 से अगर मैंने H+ निकाला तो न्यूट्रल है तो ये नेगेटिव आ जाएगी। OH- से अब मैंने H+ निकाला तो अब ये न्यूट्रल बनेगी। तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा ये देखना, O2-, पहले एक चार्ज ऑलरेडी था, अब यहाँ से H+ एक और निकाला तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाएगा O2- का, ताकि आप O2- को जब खिलाओगे तो 1+ और 1- कट के क्या हो जाएगा, 1- बचेगा और OH आ जाएगा। आपको ओवरऑल वही स्पीसीज बना के रखनी है। अगर मैं CH3OH से H+ हटाऊंगा तो यहाँ से CH3OI- और यहाँ से बन जाएगा NH2-, इस बार ऊपर आ जाएगा 2-। तो ये सभी जो आपके पास एसिड थे, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ये जितने भी आपके पास गिवन थे ये सभी क्या थे, एसिड थे। इस एसिड का आपने सभी का क्या बना दिया, कॉन्जुगेट बेस बना दिया। और कॉन्जुगेट बेस बनाया कैसे, H+ निकाल के बनाया। वैसे ही यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। तो वही सवाल दोबारा से, अगर ये कॉन्जुगेट एसिड है तो जो गिवन कंपाउंड होगा वो क्या होगा, बेस होगा। और बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, H+ को ऐड कर। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको इन सभी में H+ ऐड करना है। अगर आपने इसमें H+ ऐड किया तो यहाँ पर अब क्या बनेगा, आपको सबसे पहला स्टेप यही सीखना है, क्योंकि हमारी जो आगे की आने वाली कहानी है वो पूरी की पूरी कहानी में कॉन्जुगेट बेस के कोरस्पॉन्डिंग चलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H3O+ का हो जाएगा, यहाँ पर किसका हो जाएगा, NH4+ का हो जाएगा, यहाँ पर H2O हो जाएगा और यहाँ पर ROH हो जाएगा। ये बात उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रही है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि हमेशा जो एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस होता है और जो कि H+ निकाल कर बनाते हैं, और हमेशा जो बेस होता है उसको H+ खिलाकर कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अगर आप इस बात को यहाँ पर समझ चुके हो तो फिर आगे आने वाली जो कहानी है वो मुझे समझानी बहुत ही सरल हो जाएगी, क्योंकि यही बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो आगे चल के आपको रुकावटें पैदा करने वाली हैं एसिडिक रिएक्टर के क्वेश्चंस में। तो हम लोगों ने अभी तक डेफिनेशन सीख चुकी है, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट सीख चुका है। अब हम एक बात और करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ Ka एंड Pk, इनकी बात करते हैं ताकि आखिरकार पता चले एसिडिक कैरेक्टर के साथ ये कैसे रोल प्ले करती हैं। यहीं पर जाते जाते एक सवाल और है हमारा, सिंपल छोटा सा सवाल ये है कि मान लो आपके पास H2O है, मुझे बताइए H2O क्या है, एसिड है कि बेस है। तो आप बोलोगे सर अगर हम इससे H+ निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, OH-, तो ये एसिड की तरह काम करेगा। अगर हम इसमें H+ ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, H3O+, तो ये बेस की तरह भी काम कर रहा है। मतलब एक ही स्पीसीज एसिड का भी काम कर रहा है और एक ही स्पीसीज बेस का भी काम कर रहा है। तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बताइएगा। एक स्पीसीज जो एसिड का भी काम करे और एक स्पीसीज जो बेस का भी काम करे, ऐसा हो सकता है। एक स्पीसीज एसिड का भी काम कर सकती है और बेस का भी काम कर सकती है। अब हम शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ Ka एंड
pKa। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ Ka एंड pKa। देखिए, अगर मुझे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ Ka समझाना तो कैसे समझाऊंगा। देखो, हमारे पास कोई भी एक स्पीसीज है जिसको हमने एसिड माना हुआ है। अगर मैं इस एसिड के डिसोसिएशन को समझाऊं तो इसका डिसोसिएशन कुछ ऐसा होगा, H++A-। अब आप ध्यान से समझना, अगर ये हमारे पास एसिड है तो इससे H+ निकाल के हमने क्या बनाया, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से पता है। अब इसके लिए मैं क्या लिखना चाहता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करना चाहता हूँ। आप सभी ने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, तो अगर इसके लिए मैं K इक्विलिब्रियम लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो H+ कंसंट्रेशन और यहाँ पर A- कंसंट्रेशन अपॉन यहाँ पर जो रिएक्टेंट होता है उसको हम इस तरीके से कंसंट्रेशन को ऐसे रखते हैं। यह जो K इक्विलिब्रियम है इसी को मैं फर्दर डिफाइन कर सकता हूँ Ka के टर्म्स में। Ka = H+ की कंसंट्रेशन, A- की कंसंट्रेशन अपॉन Ha। अब सबसे पहला सवाल, सर आखिरकार Ka क्या होता है। ये आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। जनरली जो ये टर्म है हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वीक एसिड्स के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका डिसोसिएशन 100% होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर Ka की वैल्यू 1 होती है ना। लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं उनके लिए हम डिफाइन करते हैं Ka वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से मैं एक बात बता सकता हूँ कि यदि Ka की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज करती है तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब इस बात को समझाने के लिए मैं कैसे समझा सकता हूँ, ऐसे समझा सकता हूँ कि यहाँ पर इस एसिड से जितना ज़्यादा यहाँ पर H+ क्या करेंगे हम, रिलीज होगा, उतना ज़्यादा वहाँ पर Ka की वैल्यू इंक्रीज होगी, ऊपर वाला टर्म इंक्रीज होगा तो Ka की वैल्यू इंक्रीज, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा और ध्यान में भी रखिएगा। ये हो गया। अब लेकिन सवाल आ रहा है, सर आखिरकार ये pKa क्या होता है। तो देखो, अगर मैं आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ pKa की बात करता हूं तो आप एक पॉइंट समझो, आपके पास जो pKa होगा वो हमेशा pKa होता है -log(Ka)। इस पॉइंट को पहले याद रखो। एक्चुअली एक मैथमेटिकल टर्म है P स्टैंड फॉर पोटेंस, मतलब स्ट्रेंथ होता है, जहां पर -log(Ka) होता है। नेगेटिव log of Ka को हम बोलते हैं pKa। अब यहाँ पर इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आखिरकार pKa एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ कैसे डिपेंड करता है। तो देखो, एक हमारे पास स्पीसीज है A, एक है हमारे पास स्पीसीज B। अगर मैं उसके Ka की वैल्यू बात करता हूँ तो Ka उसका लेता हूँ मैं 10⁻⁻1 और ये लेता हूँ मैं 10⁻⁻2 Ka। अगर मैं इसके pKa की बात करता हूं तो pKa कैसे करते हो, m⁻n, तो ये आगे आ जाएगा। आपको पता है log जो m⁻n होता है वो क्या होता है, n log m होता है। तो जब आप ऐसे करोगे इस तरीके से तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके क्या जाएगा बताइए, ये 1 हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है। आप बोलोगे सर ये वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि ये माइनस में है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ लार्ज, और ये वाली वैल्यू कैसी है, स्मॉल है, क्योंकि ये माइनस में है। तो जिसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो हम बोलेंगे स्पीसीज A का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू B। लेकिन pKa में क्या दिख रहा है कि B की pKa वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू A। तो हम यहाँ से एक बात और बोल सकते हैं, ये तो इसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ की ऐसे बोलो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। इस बात को भी आपको याद रखना है। जिस तरीके से Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, उसी तरीके से pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। कहने का मतलब क्या है, pKa की वैल्यू ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, pKa की वैल्यू कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ज्यादातर क्वेश्चंस में हमेशा पूछता है pKa ऑर्डर, तो जब आपको pKa ऑर्डर पूछ रहा है तो आप तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लो और जस्ट रिवर्स जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, pKa ऑर्डर। अब आप बोलोगे सर आप इतनी देर से पता नहीं क्या समझा रहे हो, हमें तो पढ़ना है एसिडिक कैरेक्टर, आप डेफिनेशन बता रहे हो,
कॉन्जुगेट एसिड बेस बता रहे हो, Ka और pKa बता रहे हो। देखो ये बातें सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी तो जुड़े हैं। आपको ऑलरेडी आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकदम जो बेस होता है उस बेस से एकदम हायर तक जाने में मजा ये लगे। कभी कभी जो बच्चे ज्यादा पढ़ लेते हैं उनको ये बेसिक बातें भी समझने में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, तो कोशिश पूरी ये है हम बेसिक अपना कवर करते हुए आगे बढ़े। तो चलिए अब हम आगे कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स को समराइज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कि आखिरकार हम एसिडिक स्ट्रेंथ के अपने इस कॉन्सेप्ट को समराइज कैसे करने वाले हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन से। देखो मैं कंपैरिजन के लिए आप लोग के सामने 3 यहाँ पर कंपाउंड इस तरीके से लेता हूँ, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। ऐसे ही मान लो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देता हूँ। आप सभी जानते हो जितने भी आपके प्लस वाले होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। और एक मैं लगा देता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितने भी माइनस वाले होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब आप ध्यान से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताना चाहता हूँ। आप सभी को बताना है कि यहाँ से आप सभी ने H+ निकालना है सबसे पहले, क्योंकि हमें एक एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सबसे अच्छा एसिड बताना है तो सबसे H+ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर Ka1, यहाँ पर Ka2 और यहाँ पर Ka3। Ka1, Ka2 और Ka3 का आखिरकार आपस में रिलेशन क्या होगा, Ka1, Ka2 और Ka3 का आपस में रिलेशन क्या होगा, और इससे हम अपना एक कंक्लूजन निकालेंगे जिसको अब हम हर एक क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। मान लो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर आप जरा ध्यान दोगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस OH बॉन्ड का टूटने की हम बात कर रहे हैं, टूटने की बात कर रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे ये OH बॉन्ड टूटने की बात कर रहे हैं, तो आप इन एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे ध्यान दो जो ये लगे हुए हैं। अगर मैं आपको यहां से समझाऊं तो ये वाली OH बॉन्ड वीक कब होगी, ये वाली OH बॉन्ड वीक तब होगी जब ये C डबल बॉन्ड O अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पर समथिंग पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसको H+ की फॉर्म में निकालने की कोशिश करेगा। यहाँ पर बात करते हैं, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ऑक्सीजन खींच पा रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं खींचेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको यहाँ से मिल रही है। और इस वाले केस में हम बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में ये वाला केस रहा हुआ। कुल मिला के बात ये है, इस OH बॉन्ड पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जहां पर OH बॉन्ड बहुत वीक हो जाएगी वहां पर आराम से ऑक्सीजन माइनस बन जाएगा और H+ निकल जाएगा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि यहां से क्या फॉर्म हो रहा है, HC डबल बॉन्ड O माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस, यहां से क्या फॉर्म हो रहा है, ERG C डबल बॉन्ड O माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस, और EWG C डबल बॉन्ड O माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस। तो हम ये कहेंगे ये सारे के सारे क्या है, इनके कॉन्जुगेट बेस हैं। अब कॉन्जुगेट बेस पर जो इन सब पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, जहां पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबलाइज, देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज सबसे स्टेबलाइज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। आपको बहुत अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर खींचेगा तो यहाँ पर ये माइनस चार्ज क्या कर सकता है, डिस्पर्स। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो जिस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसके कोरोस्पोंडिंग जो उसका एसिड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस बात को मुझे बहुत अच्छे से आज के बाद समझ जाना है, क्योंकि जब कॉन्जुगेट बेस बहुत अच्छा स्टेबलाइज होगा तो इस H+ का निकलना उतना ही ज्यादा फेवरेबल होगा, तो उतना ही ज्यादा वो स्पीशीज एसिडिक भी होगी। तो इस बात से उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ चुका है, तो सबसे ज्यादा Ka3 होगा, उसके बाद Ka1 होगा और लास्ट में Ka2 होगा। और हमें पता है मोर द वैल्यू ऑफ Ka मोर विल बी द स्पीशीज एसिडिक, है ना। अब कुल मिला के बात क्या है, मेरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं आपको, मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया हो बहुत बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन एंड में अब जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपके दिमाग में सिर्फ एक बात चलनी चाहिए कि हमेशा जो एसिड होता है उस एसिड से हमें H+ निकालना है और उसका क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्जुगेट बेस पर जो नेगेटिव चार्ज आया है अब उसकी हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। स्टेबिलिटी
और स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या क्या होता है, हमारे पास रेजोनेंस होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इंडक्टिव होता है। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसका मतलब यह क्या होगा, वीक, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो इस बात को अगर आप समझ चुके हो तो आपका कोई भी एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। देखो कॉन्जुगेट बेस पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जितने भी आपके पास माइनस वाले होंगे वो माइनस वाले क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। इतने तो अब हम समझदार हो चुके हैं। पॉजिटिव वाले कौन करते, प्लस वाले करते। और अगर ये स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये जो कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि हर एक अगर वीक पार्ट है तो उसके अंदर जो उसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। इस बात को ऐसे समझ सकते हो, एक इंसान है अगर उसके अंदर कुछ अच्छाई के गुण ज्यादा है तो बुराई के गुण थोड़े से कम होंगे। उल्टा बोलो, बुराई के गुण थोड़े ज्यादा है तो अच्छाई गुण थोड़े से कम होंगे। मतलब हर एक स्पीशीज में अगर कहीं ना कहीं उसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कॉन्जुगेट बेसिस, या उल्टा बोलो वीक एसिड्स हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो आप कोई भी एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम अपने आते हैं क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस देखना। देखो अब मैं एक एक करके आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से आप वहां पर अपने कॉन्सेप्ट लगाओगे। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन है CH4 NH3 H2O और HF। आपको बताना है इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है। पहले 3-4 क्वेश्चन मैं बहुत आराम से कराने वाला हूं, उसके बाद हम चीजों को थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाएंगे। देखो अगर मैं इन क्वेश्चन की बात करता हूं तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, आपने बताया है सबसे पहले इन सभी का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। लो हम बना रहे हैं CH3-, ऐसे ही यहाँ से भी H+ हटाया, NH2-, और आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है आखिरकार कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं। यहाँ से हटाया OH-, और यहाँ से मैंने H+ हटाया F-। तो आज के बाद किसी भी एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चन में हमेशा पहला स्टेप क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाना। अब कॉन्जुगेट बेस जब आपने बना लिया तो अब आपको चेक करना है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहाँ पर फ्लोरीन पर नेगेटिव है। हमें अच्छे से पता है ये सारे के सारे कैसे हैं, पीरियड के एलिमेंट हैं। और जब पीरियड के एलिमेंट हैं तो पीरियड के एलिमेंट में आप ध्यान सुनिए बात, यहाँ पर क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट सेम मान सकते हो आप। देखो वेरिएशन होता है लेकिन साइज का इतना वेरिएशन नहीं है। मतलब ऐसे लिखो, साइज वेरिएशन कम। अगर यहाँ पर साइज वेरिएशन कम तो एक्चुअली जो यहाँ पर फैक्टर वर्क करता है वो फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको इसके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर लगाना है। और आपको अच्छे से पता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इनमें, और ये क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप बोलोगे ये नेगेटिव चार्ज इस पर ज्यादा स्टेबल है। अगर इसका कॉन्जुगेट बेस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, मतलब ये क्या होगा, वीक, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। कुल मिला के बात यही है, सबसे पहले H+ हटाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी है। यदि स्टेबिलिटी ज्यादा तो वह क्या होगा, वीक। देखो इस पॉइंट को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा तो फिर वीक। नेगेटिव चार्ज की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो वो बेस का काम तो बहुत खराब करेगा ना। बेस का काम कब अच्छा करता, जब वह नेगेटिव चार्ज क्या करता, डोनेट करता। लेकिन उस पर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो डोनेट ही क्यों करेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीक। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन आया होगा और पहला ऑब्जर्वेशन समझ में आया। जब भी पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनमें साइज वेरिएशन कम होता है तो हम वहां पर क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो डिफरेंट टाइम पर मैं आपको बस यही सिखाने वाला हूं कि आखिरकार नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। आपको बाकी सब पता है। मैं आपको कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताऊंगा, कभी साइज बताऊंगा, कभी परसेंटेज कैरेक्टर बताऊंगा, कभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बताऊंगा। बस ये बताने के लिए मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। बाकी तो एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, जैसे मान लो यहां पर क्या है, HF है, HCl है, HBr है और HI है। तो आप लोगों से मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पी ब्लॉक में बहुत पूछता है। सर सबसे पहले क्या करेंगे, H+ हटाएंगे। लो सबसे पहले आप सभी का H+ हटा के क्या कर दो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। जब सबसे पहले आप सभी का H+ हटा के कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, F-, यहाँ क्या आ जाएगा, Cl-, यहाँ क्या आ जाएगा, Br-, और यहाँ क्या आ जाएगा, I-।
इस तरीके से आपने क्वेश्चन किया। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनना, जब आपने कॉन्जुगेट बेस बनाया तो अब आपको पता है ये सारे के सारे किसके हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर ये सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट है उसका वेरिएशन कितना है, कम वेरिएशन है। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएशन थोड़ा कम है, तो हम यहाँ पर अब अपने साइज फैक्टर को चेक करेंगे। यहाँ पर क्या चेक करते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर क्या चेक करते हैं, साइज। तो आप कहीं नोट कर लो, जब पीरियड के एलिमेंट होते हैं उस केस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाते हैं, और जब कहीं ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उस केस में हम साइज कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब आपको अच्छे से पता है यहाँ पर I माइनस है तो इसका साइज क्या है, बड़ा। I माइनस का साइज क्या है, बड़ा, और यहाँ पर फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा। तो आपको पता है जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज अच्छे से डिस्पर्स करेगा। कुल मिला के नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर पॉइंट समझो यार सीधा। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से आप लोग क्या समझते हो, जितना ज्यादा आप फैला सकते हो, जितना ज्यादा आप डिस्पर्स कर सकते हो, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर बड़े साइज पर ज्यादा फैलेगा कि छोटे साइज पर, बड़े साइज पर ज्यादा आसानी से फैलेगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अगर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा तो ये क्या होगा, वीक, तो इसके कोरस्पोंडिंग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। बड़ा ही आसानी से आंसर बता सकते हो, HI, HBr, HCl, HF। लेकिन अगर आप इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर लगाते तो पक्का आपका आंसर ये होता, जो कि गलत हो जाता। तो बस आपको ये देखना है समय के साथ साथ कब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर आप यूज कर रहे हो। जैसे आगे बढ़ते हैं, ये दोनों तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। अगर मैं क्वेश्चन थर्ड की बात करता हूं, मान लो हमारे पास एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैं लेके आता हूं, CH3, ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ऐसे ही CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल। मुझे इनका एसिडिक कैरेक्टर बताना है। तो वही आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करो, इन सब का H+ निकाल लो। निकाल लिया। जब इन सब का सबसे पहले H+ निकालोगे तो H+ निकाल के क्या करने वाले हो आप, कॉन्जुगेट बेस बनाने वाले हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या आप यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर सकते हो। देखो जरा ध्यान देखोगे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तीनों ही किस पे है, कार्बन पर नेगेटिव है, इस पर भी कार्बन पर नेगेटिव, इस पर भी कार्बन पर नेगेटिव, इस पर भी कार्बन पर नेगेटिव। यहाँ पर साइज फैक्टर भी वर्क नहीं कर रहा। तो एक्चुअली जो हम यहाँ पर सोचेंगे तो इस केस में हम सोचेंगे परसेंट एस कैरेक्टर। अब ये सर आखिरकार परसेंट एस कैरेक्टर मेरे दिमाग में कैसे आ गया, तो सुनो, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, यहाँ पर sp2 है, और यहाँ पर क्या है, sp है। तो जब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में वेरिएशन हो, किस में वेरिएशन हो, हाइब्रिडाइजेशन में, जब वहां पर हाइब्रिडाइजेशन में वेरिएशन हो तब हम चेक करते हैं परसेंट एस कैरेक्टर। और हमें अच्छे से पता है परसेंट एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो वहां पर उसकी नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, और अगर किसी की नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा तो उसी की स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो वो क्या होगा, वीक, तो उसके कोरस्पोंडिंग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैं इन तीनों की बात करता हूं तो यहाँ पर परसेंट एस कैरेक्टर कितना है, 50% है, यहाँ पर कितना है 33.3% है, और यहाँ पर कितना है 25% है। क्योंकि यहाँ पर परसेंट एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा, तो ये क्या होगा वीक, तो इसके कोरस्पोंडिंग एसिड क्या होगा स्ट्रॉन्ग। तो हम बोल सकते हैं ये सबसे ज्यादा